अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मलिका 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन में आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। कि सैटेलाइट की मोशन में न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका क्या किरदार होता है, वो हमें क्या सैटेलाइट की मोशन में काम आता है या नहीं आता। सो अब अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको सैटेलाइट का पता होना चाहिए ना, क्योंकि इस टॉपिक में सैटेलाइट का जिक्र हो रहा है। तो सैटेलाइट में आपको समझाता हूँ। सैटेलाइट समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले प्लेनेट ड्रॉ कर लूँगा। सो ये आ गया प्लेनेट और यहाँ पर आ गया ये सैटेलाइट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये सैटेलाइट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। सॉरी, प्लेनेट के अराउंड क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं सैटेलाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करे उसे कहा जाता है सैटेलाइट। सो अगर ये पेन रिवॉल्व करती है सैटेलाइट, सॉरी प्लेनेट के अराउंड इस तरीके से, सो इस पेन को क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। अब आपको इतना पता होगा कि जो प्लेनेट है ये बहुत ही बड़ी बॉडी होती है और ये चीज़ों पर फोर्स लगाती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। हमारी अर्थ जो है वो भी क्या है, एक प्लेनेट है। जैसे इस पेन को छोड़ूंगा तो पेन कहाँ जाएगी, ये पेन जाएगी नीचे की तरफ। कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि ये धरती, ये प्लेनेट इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या ये सैटेलाइट जो है, इस सैटेलाइट को ये प्लेनेट नीचे की तरफ नहीं खींचेगा, इस सैटेलाइट को भी ये प्लेनेट नीचे की तरफ खींचेगा। फिर ये सैटेलाइट नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इस सैटेलाइट के पास एक खास वेलोसिटी है। सैटेलाइट के पास कौन सी चीज़ है, खास वेलोसिटी। जैसे मेरे पास पेन है ना, अगर पेन को ऐसे ही मैं छोड़ूं, ऐसे ही छोड़ूं तो ये कहाँ जाएगी, लाजिमी बात है नीचे ही जाएगी। लेकिन अगर इस पेन को मैं एक वेलोसिटी के साथ छोड़ूं, ठीक है, यूं, तो ये कहाँ कहाँ मूव करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी, नीचे नहीं जाएगी। हाँ, जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो थोड़ी देर के बाद ये जाकर नीचे गिरेगी, लेकिन शुरू में तो यह आगे की तरफ जाएगी। सो ये जो सेटेलाइट है ना, इसको इसके पास इतनी वेलोसिटी होती है, क्या होती है, इस सेटेलाइट के पास इतनी वेलोसिटी होती है कि ये सेटेलाइट नीचे गिरने की बजाय यहाँ पर घूमना शुरू कर देता है। अगर इस पेन को भी हम इतनी वेलोसिटी से फेंकें, इतनी वेलोसिटी से फेंकें कि ये प्लेनेट के अराउंड ये नीचे नहीं गिरे, ये आगे जाकर रिवॉल्व करना शुरू कर दे। क्लियर है। तो आज हमें इस सैटेलाइट की वो वाली वेलोसिटी मालूम करनी है। आज हमें क्या मालूम करना है इस लेक्चर में, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इस वेलोसिटी के बारे में है। किसकी वेलोसिटी, इस सैटेलाइट की वेलोसिटी। और सैटेलाइट की इस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो आज हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन करनी है इस वीडियो में। तो असल में जो इस टॉपिक का मकसद है ना, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इस टॉपिक में हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन करनी है। ठीक है, इक्वेशन तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख लूँ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन ये होती है, लेकिन वो इक्वेशन आई कहाँ से। आपका टॉपिक ही है ना, आपके सिलेबस में है ना, तो आपको पढ़ना है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसकी डेरिवेशन कहाँ से आई। सो आज इस वीडियो में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। सो डेरिवेशन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आप सब क्या समझना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा है, एक ऐसा फोर्स, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कराए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। हाँ, क्यों करेगा, क्योंकि इसके इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो इसको सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कराए, नहीं तो ये रिवॉल्व नहीं कर सकेगा। जैसे पेन को अगर मैं सीधा फेंकूं, सीधा फेंकूंगा तो ये जाके नीचे गिर जाएगी। क्या ये घूमना शुरू करेगी, मैं यहाँ से हाथ हटाऊं तो ये नीचे जाके गिर जाएगी। क्या ये घूमना शुरू करेगी, घूमना शुरू नहीं करेगी। इस पेन को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उस फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखें, इंसान को जो नाम होता है वो उसके काम के हिसाब से दिया जाता है ना। जैसे जो इंसान पढ़ाता है उसे टीचर कहा जाता है,
जो इंसान मरीजों का इलाज करे उसे डॉक्टर कहा जाता है, जो इंसान एक्टिंग करे उसे एक्टर कहा जाता है। तो इंसानों को ये जो नाम है उनके काम के हिसाब से दिए जाते हैं। तो इस तरीके से फोर्स को भी नाम कभी कभी उसके काम के हिसाब से दिया जाता है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स जो नाम है ना सेंट्रीपिटल, ये उसको काम के हिसाब से दिया गया है। जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कराए उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। होगा फोर्स, वो फोर्स टेंशन भी हो सकता है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, लेकिन शर्त है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव कराए। तो ये जो सेटेलाइट यहाँ पर मूव कर रहा है, हाँ ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, इसको सर्कुलर पाथ पे कौन मूव करा रहा है? ये जो सेटेलाइट है, जब सेटेलाइट को ऊपर ले जाकर, ठीक है, ये प्लेनेट, सो सेटेलाइट को प्लेनेट के ऊपर ले जाकर जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा इस तरीके से? नहीं ना, इस तरीके से अगर उसे छोड़ेंगे तो वापस क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ये सेटेलाइट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। इस सेटेलाइट को एक खास वेलोसिटी के साथ, किस चीज के साथ, खास वेलोसिटी के साथ, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, उस वेलोसिटी के साथ इसको मूव कराया जाएगा। तो ये सेटेलाइट यूं मूव करेगा, लेकिन ये मूव करते 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 आगे नहीं चला जाएगा, ये यहाँ पर घूमना शुरू कर देगा, रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है और वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यूं जा रहा है तो ये घूमना क्यों शुरू कर रहा है? क्योंकि इस सैटेलाइट के पास वेलोसिटी तो है, लेकिन इस सैटेलाइट के ऊपर धरती का, प्लेनेट का फोर्स भी तो लग रहा है। तो सैटेलाइट यूं जा रहा है लेकिन फोर्स क्यों लग रहा है ना, तो ये फोर्स इसको, इसका जो रास्ता है वो चेंज कर देगा और इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स मूव कराएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है। और हमने पढ़ा, मैंने अभी 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 आपको बताया कि जो फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराए तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है, यानी कौन सा काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा। तो यहाँ पर इसी फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जो काम है वो कौन सा काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काम करा रहा है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे करा रहा है। तो यहाँ पर इस सेटेलाइट के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर वही ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दोनों सेम है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो इक्वेशन की डेरिवेशन करने के लिए पहला पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप वो हमें ये लिखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स वाला ही काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है। और हमें इतना भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपान किसके, अपान r स्क्वायर के। और ये जो एफ सी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये होता है एफ सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपान आर के। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर के, और ये एफ सी बराबर एम स्क्वायर अपान आर के। सो अगर दोनों ये बराबर हैं, एफ सी और ये वाली साइड, अगर ये दोनों साइड बराबर है, मैं नहीं कह रहा, इक्वेशन कह रही है, देखें यहाँ पर बराबर की सिंबल लगी हुई है, लगी हुई है ना बराबर की सिंबल, क्यों लगी हुई है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये एफ सी इन सब के बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं इस एफ सी की जगह पे ये एम बी स्क्वायर अपान आर यहाँ पर लिख सकता हूँ? इस एफ सी की जगह पे यहाँ पर एम बी स्क्वायर अपान आर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, फर्ज करें आप दुकान में गए कोई चीज़ खरीदने,
वहाँ पर एक चीज़ 300 की बिक रही थी, और जो $1 होता है वो तकरीबन 300 के ही बराबर है, ठीक। तो आपके पास रुपीज़ नहीं है, वो चीज़ 300 रुपये की है, आपके पास रुपीज़ नहीं, आपके पास डॉलर है, तो क्या उसे आप $1 दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, $1, क्योंकि 300 रुपीज़ और $1 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। सो यहाँ पर FC की जगह पे हम MB² अपान R रखेंगे। उसके बाद FG की जगह पे हम रखेंगे GM1M2 अपान R²। रख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बराबर है GM1M2 अपान R² के। सो हम यहाँ पर FG की जगह पे रखेंगे GM1 जो है मास ऑफ प्लेनेट है, और M2 जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट है, ठीक है। M1 मीन्स मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, M2 मीन्स मास ऑफ सेकंड बॉडी। सो M1 क्योंकि प्लेनेट का मास है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, मास ऑफ सॉरी मास ऑफ प्लेनेट, उसको कैसे लिखूंगा, मास ऑफ प्लेनेट। तो हमारे किस्से में जो प्लेनेट है वो कौन सा है, वो है अर्थ। हमारा प्लेनेट कौन सा है, अर्थ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मास ऑफ अर्थ, क्या लिखूंगा, मास ऑफ अर्थ। सो जी लिख लिया। उसके बाद M1 की जगह पे हमने लिखा है मास ऑफ अर्थ, क्योंकि M1 इस अर्थ का मास। उसके बाद M2 किसका मास है, इस सैटेलाइट को। तो यहाँ पर मैं इस सैटेलाइट का मास लिखूंगा। उसके बाद अपान की निशानी, उसके नीचे क्या है, R²। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R²। अब इस इक्वेशन को सिंपल करना है, क्या करना है, सिंपल। सो सिंपल कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर M दिखाई दे रही है, मास ऑफ सैटेलाइट, और वही सेम M यहाँ भी दिखाई दे रही है, मास ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पर भी M है, यहाँ पर भी M है। सो अगर इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए मैं इस M को हटा दूं, इस इक्वेशन से क्या कर दूं, हटा दूं, तो मैं ये वाली M को भी यहाँ से हटा दूंगा। क्यों हटाऊंगा, इक्वेशन को सिंपल करने के लिए। सो इक्वेशन को सिंपल करने के लिए अगर मैं ये M हटा रहा हूँ तो मुझे ये M भी हटानी पड़ेगी। अगर एक M हटाऊंगा तो M हटाने से पहले ये दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या थे, बराबर थे, बैलेंस थे। फिर जब मैंने एक M हटाई तो एक चीज़ क्या हो गई, हल्की हो गई, दूसरी सॉरी एक हल्की और दूसरी क्या हो गई, भारी हो गई। तो दोनों को फिर से बराबर करने के लिए, इक्वेशन को फिर से बराबर करने के लिए ये M भी हटानी पड़ेगी। सो ये M कैंसल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर R दिखाई दे रही है, सो इस R को कैंसल कर देंगे इस R² के साथ। यहाँ पर R² है, यानी R मल्टीप्लाई बाय R। R² का मतलब क्या है, R मल्टीप्लाई बाय R। सो एक R यहाँ से गई, एक R यहाँ से गई, बाकी बची क्या, एक R। सो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप, ये दूसरा स्टेप था, ये थर्ड स्टेप, G जो थी वैसे लिखी। उसके बाद मास ऑफ अर्थ भी लिखा। उसके बाद ये M कैंसिल हो गई तो यहाँ पर M नहीं लिखेंगे। उसके बाद अपान, यहाँ पर R² था, एक R इस R के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचा एक का, फिर इज इक्वल की निशानी, फिर यहाँ पर M कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पर क्या बचा, V²। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल चुकी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। हमें चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या चाहिए, सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को क्या करना है, हमें यहाँ पर ख़त्म करना है स्क्वायर को। स्क्वायर को कैसे ख़त्म करेंगे, अंडर रूट देकर। अगर हम यहाँ पर अंडर रूट दे दें तो इस स्क्वायर को इस अंडर रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस साइड पर ही अंडर रूट देंगे तो मजबूरन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड पर भी अंडर रूट देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर एक साइड पर अंडर रूट दूंगा तो इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी, फिर मुझे यहाँ पर भी अंडर रूट देनी पड़ेगी। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या, बचा क्या,
सिर्फ v बची, सिर्फ v बची, ये और ये कैंसिल हो गए। उसके बाद v के बाद बराबर की निशानी, फिर है अंडर रूट g मास ऑफ अर्थ अपॉन r। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन। कौन सी वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी वेलोसिटी जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में घुमाने के लिए ज़रूरी होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी वेलोसिटी जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए, घुमाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है। यानी अगर वो वेलोसिटी ना हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ तो नीचे गिर जाएगा। अगर वेलोसिटी, सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा। अगर सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो सैटेलाइट यूँ सीधा चला जाएगा। तो ऐसी वेलोसिटी हो कि ये सैटेलाइट ना नीचे आए ना सैटेलाइट आगे चला जाए, ये घूमता रहे, उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन है। सो जब भी सैटेलाइट को रिवॉल्व कराया जाता है किसी ऑर्बिट में तो उसकी वेलोसिटी ध्यान से सिलेक्ट की जाती है। वेलोसिटी ज़्यादा कम भी ना हो कि और सैटेलाइट नीचे गिर जाए, वेलोसिटी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी ना हो कि सैटेलाइट आगे चला जाए, घूमना ही शुरू ना करे। ठीक है, तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी वो कैसे पता चलेगी? इस इक्वेशन से पता चलेगी। सो ये था पूरा टॉपिक कि हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। v = अंडर रूट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r प्लस h। इस r की जगह पे हमने क्या लिखा? r प्लस h, क्योंकि ये जो r होती है, ये जो r होती है वो बराबर होती है r प्लस h के। अब ये r क्या है, ये r क्या है और ये h क्या है? सो सबसे पहले आते हैं इस r पे कि ये r क्या होती है। सो जो प्लेनेट का सेंटर है, ये प्लेनेट का सेंटर है, प्लेनेट के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का जो फासला होता है उसे कहा जाता है r। प्लेनेट के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक जो फासला है उसे r कहा जाता है। फासला है ना, दोनों के बीच में फासला है, तो इस फासले को क्या कहा जाता है? r कहा जाता है। प्लेनेट के सेंटर से लेके प्लेनेट के सरफेस, कहाँ से? प्लेनेट के सेंटर से लेके प्लेनेट के सरफेस तक जो फासला है इसे कहा जाता है कैपिटल R। प्लेनेट के सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक जो फासला है इसे कहा जाता है h। तो ये r है, ये क्या है? r, ये क्या है? h। अगर मैं दोनों को जोड़ कर दूं, दोनों को प्लस कर दूं, r को प्लस करूं h के साथ, सो मुझे क्या मिल जाएगा? स्मॉल r। क्योंकि स्मॉल r यहाँ से शुरू होती है, सेंटर से लेके सैटेलाइट तक ये r है, सेंटर से लेके सरफेस तक ये कैपिटल R है, और सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक ये h है। सो ये r प्लस में h बराबर है इस स्मॉल r के, r प्लस h बराबर है स्मॉल r के। सो यहाँ पर r की जगह पे हमने लिखा r प्लस h, कैपिटल R प्लस h।